नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने कवर कर लिए थे जो अनुपात निकालने की प्रोसेस है कि अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारे अनुपात वाले जो क्वेश्चन थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है, यहाँ तक हमारी क्लास पिछली हो चुकी थी। पिछली क्लास हमने यहाँ खत्म की थी, ठीक है। तो उसके बाद शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो वो अपने साथ गुडविल लेकर के आता है। तो अगर वो गुडविल लेकर के आता है या गुडविल नहीं लेकर के आते तो उन सिनेरियो में एडजस्टमेंट क्या किए जाते हैं अकाउंट्स में, वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें इस वीडियो में आपको ये भी बताते जाऊंगा कि अगर साझेदार गुडविल लेकर के आते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और साझेदार गुडविल नहीं लेके आते तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और एग्जामिनर किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एग्जामिनर को यहाँ से क्वेश्चन पूछना होगा तो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो साझेदारी का जो सिलेबस है हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया है। और फिर मैं क्या करूंगा, जब ये पूरा साझेदारी का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब साझेदारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम एमसीक्यू तो करेंगे। उसके पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक रिकैप दे दूंगा, मतलब एक रिवीजन जैसा आप बोल सकते हैं। फटाफट से एक रिवीजन कर लेंगे। हाईलाइटेड पॉइंट में उसमें आपको हाईलाइट करवा दूंगा कि ये पॉइंट तो आपको देखना है। और फिर बाद में हम एक बार मैं आपके लिए और ले आऊंगा, उसमें बता दूंगा कि एग्जाम वाले दिन तो इन टॉपिक को देख करके चले जाना, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन, ठीक है। कि गुडविल का ट्रीटमेंट जब साझेदार का एडमिशन होता है, पार्टनर का एडमिशन होता है तो कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब नया साझेदार आता है फर्म में तो वो दो चीजें लेकर के आएगा, ठीक है, दो राशियां लेकर के आएगा। एक तो गुडविल, एक तो ख्याति, और दो ख्याति और गुडविल, मतलब या तो वो ख्याति जिसे गुडविल कहते हैं वो लेकर के आएगा, और क्या लेकर के आएगा, पूंजी लेकर के आएगा, मतलब कैपिटल, खुद की कैपिटल लेकर आएगा और साथ ही साथ गुडविल लेकर के आएगा। तो देखिए, फर्म संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार पूंजी की राशि लाता है जो उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। मतलब अगर मान लीजिए एक फर्म है ए बी सी, साझेदारी फर्म है, उसमें जो डी को लाया गया है, तो डी अपने साथ मान लीजिए 1 लाख रुपए किसके लेकर के आया है, 1 लाख रुपए की वो लेकर के आया है कैपिटल। क्या लेकर के आया है, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की वो कैपिटल लेकर के आया है। और गुडविल कितने की लाया है, तो गुडविल लाया है 50,000 रुपए की। तो जो ये 1 लाख रुपए हैं, जो ये 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए तो क्या हो जाएंगे, उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, उसके अंदर तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब जब साझेदार साझेदारी फर्म से जाएगा तो उसे ये 1 लाख रुपए वापस से मिल जाएंगे, तो ये तो उसी के रहेंगे हरदम, ठीक है। और गुडविल क्या होगा, गुडविल बाकी साझेदारों में बढ़ जाएंगे। किस अनुपात में बढ़ती है गुडविल, तो त्याग के अनुपात में। एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर उसे यहाँ से पूछना होगा तो एक ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल की राशि को पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है। कैपिटल के अनुपात में, मतलब कैपिटल के रेशो में, दूसरा है लाभ हानि अनुपात में, तीसरा आएगा त्याग के अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि नए साझेदार द्वारा प्रवेश के समय अपने साथ लाई गई गुडविल की राशि को, मतलब ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाता है। पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, पहला है लाभ हानि अनुपात में, दूसरा आएगा कैपिटल अनुपात में, मतलब जो कैपिटल लगाई गई है पुराने साझेदार द्वारा उसके अनुपात में, और तीसरा आएगा त्याग के अनुपात में, चौथा जो होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्याग के अनुपात में। गुडविल को किस रेशो में बांटा है, पुराने साझेदारों के बीच में किस रेशो में बांटा जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा गुडविल के अनुपात में। बात समझ में आई। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारी ख्याति या गुडविल। फर्म के भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए नया नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है। अब मैं आपको समझा दूंगा फिर कि ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। इसे प्रीमियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज का जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे की जाए तो उसे प्रीमियम कहते हैं। अब प्रीमियम का मतलब क्या हुआ,
अगर आज शेयर कैपिटल शेयर आपने किया होगा शेयर कैपिटल का जब चैप्टर, तो उसमें भी प्रीमियम वर्ड आता है। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु का मूल्य, मतलब किसी भी चीज का मूल्य कितना है 100 रुपए, और आप उसके लिए कितने देने को तैयार हैं 110 रुपए, कितने देने को तैयार है 110 रुपए। मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इसका एक्चुअल में मीनिंग वो वैल्यू तो कितनी है 100 रुपए, परंतु आप उसके लिए 110 रुपए देने चाहते हैं। तो ये 10 रुपए जो आप ज्यादा दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, यही प्रीमियम कही जाएगी, यही क्या की जाएगी, प्रीमियम या गुडविल। तो आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 100 रुपए की वैल्यू है, परंतु भविष्य में इससे मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, तो इसलिए आप ये एक्स्ट्रा 10 रुपए देने को तैयार हो गए। बात समझ में आ गई, इसे ही प्रीमियम या गुडविल कहा जाता है। क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ के भाग में कमी आती है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके जो लाभ होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अर्थात वे नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग करने का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, सेक्रीफाइस करना, मतलब वो सेक्रीफाइस करते हैं। इसी त्याग का क्षतिपूर्ति के लिए, इसी त्याग की, यहाँ पे का नहीं होगा, यहाँ पर की होगा, इसी त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए नए साझेदार ख्याति की राशि लाता है। मतलब नया साझेदार क्या करता है, ख्याति की राशि लेकर के आता है। ख्याति की राशि लेकर के आता है मतलब गुडविल लेकर के आता है। ये पूरे पॉइंट को मैं समझा दूंगा कि कमी कैसे आती है उनके लाभ में, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब जो अपना त्याग का अनुपात होता है उसमें वो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट कर लेते हैं। इस बात को हम समझ लेते हैं पहले, ये यहाँ तक के पॉइंट को। मैं एक नया पेज लेने हर बार भूल जाता हूँ, कल से मैं याद रखूंगा, तो आपको फटाफट से समझा भी दिया जाएगा। चलिए इसको यहाँ समझ लेते हैं कि देखिए क्या है, हम दो ही पार्टनर लेते हैं, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर थे, इनके इनकी फर्म में क्या होता है, हर साल ही 10,000 का प्रॉफिट होता है, अज्यूम। तो देखिए ये दोनों किसके अनुपात में थे, इनका अनुपात था 3:7:3, 7 और 3 का रेशो था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट बटेगा इन दोनों के बीच में तो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए किसको मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे 7,000 रुपए, और बी के खाते में कितने हजार रुपए आएंगे, 3,000 रुपए। इतनी बात क्लियर हुई। अब इन्होंने क्या करा, सी को क्या करा, बना लिया अपना साझेदार। इसको हाँ चलिए चलने देते हैं, 1 मिनट रुकी जाइए, मैं और आपको सरल बनाने के लिए 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए बस। क्या अनुपात है इनका, 7:5 का अनुपात है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12,000 का हर साल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए को कितना मिलेगा, 7,000। ये प्रॉफिट, अगर फर्म का प्रॉफिट कितना है, 12,000 का है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, लाभ अनुपात कितना है, 7 और 5 का है, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 7,000 रुपए, और बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब इन्होंने क्या करा, सी को भी क्या बना लिया, साझेदार बना लिया। सी एक नया साझेदार है, उसको साझेदार बना लिया। अब समझिएगा, अब क्या हुआ, अब इन्होंने अनुपात क्या कर लिया अपना, बराबर बराबर का अनुपात कर लिया। मतलब 1:1:1, मतलब तीनों अब साझेदारों ने क्या बोला कि हम बराबर के अनुपात में क्या बांटेंगे, अपनी लाभ हानि बांटेंगे। तो अब क्या होगा, अब लाभ हानि बराबर के अनुपात में बटेगा, तो देखिए कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, 1 मिनट रुक जाइए। ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 4,000 रुपए, बी को मिलेगा 4,000 रुपए, और सी को मिलेगा 4,000 रुपए। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए का प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12,000 पे, 7,000 रुपए पहले जब सी नहीं आया था, और अब कितना हो रहा है, अब 4,000 रुपए हो रहा है। मतलब ए को लॉस कितना हुआ, ए को लॉस हुआ है 3,000 का। बी को कितने का लॉस हुआ, बी को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितने का लॉस हुआ, 1,000 का। देखिए इनको लॉस कितने का हो रहा है, 3,000 और 1,000, टोटल कितने का हो रहा है लॉस, 4,000 का। और यही 4,000 अब किसको मिल गए हैं, सी को मिल गए हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जब क्या होता है, कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार को क्या करना पड़ता है, अपने लाभों का त्याग करना पड़ता है। देखिए त्याग करा है ए ने कितने का त्याग करा, ए ने त्याग करा है 3,000 का, और बी ने त्याग कितना करा है, 1,000 का। तो ये त्याग क्यों कर रहे हैं, ए और बी जो है वो अपने प्रॉफिट का त्याग क्यों कर रहे हैं, ये इतने दानवीर है क्या, नहीं। ये त्याग इसलिए ही कर रहे हैं कि ए से ये क्या बोल रहे हैं, भैया हम इतना प्रॉफिट में हिस्सा तुमको दे रहे हैं, तो अब हमको भी कुछ अपफ्रंट में दे दो, एक साथ लमसम अमाउंट। तो ये लमसम अमाउंट में क्या मांग लेते हैं उनसे, ये लमसम अमाउंट में मांग लेते हैं उनसे क्या, वैल्यू।
और वो वैल्यू को ही क्या कहते हैं, गुडविल। ये लमसम अमाउंट क्या बोलते हैं कि एक लमसम अमाउंट लिया हो तो हम तुमको हर साल का जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा दे देंगे। और मान लीजिए इन्होंने बोला 30,000 रुपए, इन्होंने कितना मांग लिए, इन्होंने मांग लिए 40,000 रुपए। कितने रुपए मांग लिए इन्होंने, गुडविल के 40,000 रुपए मांग लिए लमसम में, कि 40,000 दे दो और हम तुमको हर साल 4,000 का हिस्सा दे देंगे। तो अब देखिए, अब इस 40,000 में इस 40,000 को क्या करेंगे, दोनों शेयर, दोनों लोग अपने बीच में बांटेंगे, ए भी और बी भी, क्योंकि ये दोनों ही दे रहे हैं। तो ये जो दे रहे हैं, अब ये इसको बांटा जाएगा, तो अब किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो ये देखो ए को ज्यादा लॉस हो रहा है, ए को 3,000 से लॉस हो रहा है, ए को कितना लॉस हो रहा है, 3,000 से लॉस हो रहा है, जबकि बी को जो है 1,000 का लॉस हो रहा है। तो बस इसी रेशो में बांट लेंगे, 3:1 के रेशो में। तो ये 3:1 का रेशो क्या हुआ, ये 3:1 का रेशो ही क्या है, त्याग। तो बस अब 3:1 का रेशो का मतलब क्या हुआ, 3:1 के रेशो का मतलब हुआ है कि जो ए है उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 30,000 रुपए, उसको मिलेंगे 30,000 रुपए, और बी को कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए। समझ में आया ये बात। तो ये बात अब आपको समझ में आई कि देखिए पहले प्रॉफिट ज्यादा था, अब प्रॉफिट कम हो गया। तो ये प्रॉफिट कम क्यों हो गया, क्योंकि सी को पार्टनर बना लिया और उसको क्या दे रहे हैं, ये हिस्सा दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं। तो उसके बदले में ये क्या बोलते हैं कि भैया हमको कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये बी सी क्या करता है, गुडविल की रकम लेके आता है, और वो गुडविल की रकम बाकी शेयर होल्डर में केस में बांटी जाती है त्याग के अनुपात में। क्यों, क्योंकि उनको उतना लॉस हो रहा है, तो इसी अनुपात में उनको पैसे मिलना चाहिए। तो ये बात वही बोली जा रही है। अब ये बात आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा कि चूंकि नया साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों को, पुराने साझेदारों के लाभ के भाग में कमी आती है, भाग के कमी आती है। पहले देखिए 7,000 और 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और अब कितने का हो रहा है, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कमी आ रही है। अर्थात वे नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं, बिल्कुल त्याग करते हैं। एक व्यक्ति ने कितने का त्याग करा था, 3,000 का, और दूसरे ने कितने का त्याग करा था, 1,000 का। इसी त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है। मतलब वो क्यों त्याग करें, तो वो ख्याति दे रहा है, इसीलिए तो वो लमसम अमाउंट 40,000 रुपए दे रहे हैं, जिसे पुराने साझेदारों किसवें अनुपात में बांटते हैं, या अपने अनुपात में बांटकर अपनी पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं। किस अनुपात में बांट करके क्रेडिट करते हैं, तो त्याग के अनुपात में। अब यहाँ पर इस पूरे पॉइंट में अगर आपको कोई बात आईएमपी लिखनी है कि क्या लिखने की जरूरत है, तो इस सबको हटा करके अगर मैं एक ही लाइन बोलूं कि किसको लिख लेना चाहिए आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है ये कि ख्याति की राशि को, नए साझेदार की ख्याति की राशि को, जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट कर पूंजी खाते को क्रेडिट करते हैं। तो किस अनुपात में बांटते हैं, तो त्याग के अनुपात में। यहाँ पर और हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है, त्याग का अनुपात। ठीक है, त्याग के अनुपात में। और क्या क्रेडिट करते हैं, पूंजी खाते को। ये पूछा जा सकता है आपसे कि देखिए, जब नया साझेदार नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को पुराने साझेदार किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, पुराने साझेदार ख्याति की राशि को किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, अपने पूंजी खाते में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। इसे यूं ही समझा जा सकता है, अब आगे पढ़ लेते हैं। इसे यूं ही समझा जा सकता है कि पुराने साझेदारों ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी फर्म की ख्याति अर्जित की थी। मतलब उन्होंने क्या करा, ए और बी जो थे, इसके पुराने साझेदार ए और बी ने मिलकर के क्या करा, ये फर्म चलाई। आज फर्म अच्छी चल रही है, जब तो उसकी गुडविल बनी है, जब तो एक नया व्यक्ति उससे जुड़ने चाह रहा है। क्या कोई खराब चीज से कोई व्यक्ति जुड़ता है, नहीं, जिसका कोई नाम होता तभी तो कोई जुड़ रहा है। तो ये किसका कारण हुआ है, ए और बी की मेहनत के कारण हुआ है। तो बस वही बात है, अर्जित किया है, और इसी ख्याति पर केवल उन्हीं का अधिकार है। क्यों अधिकार उनका है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ही तो इस फर्म को अच्छा बनाया है, तो केवल इन्हीं का ही अधिकार होगा। किंतु अब नया साझेदार भी इसमें हिस्सा बांटेगा। अब क्या हुआ, सी आ गया है, तो भविष्य में अगर इसकी ख्याति बढ़ेगी तो इसमें हिस्सा किसको मिलेगा, इस सी को भी मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि अब ये इसका साझेदार हो गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि भैया आपको भी हिस्सा दे रहे हैं, तो हमको क्या दो, उसके बदले कुछ दो तो सही। तो वही बात है कि गुडविल मांग रहे। अर्थात पुराने साझेदार अपनी मेहनत से अर्जित ख्याति का कुछ भाग नए साझेदारों को विक्रय करते हैं, तथा नया साझेदार द्वारा इस विक्रय मूल्य का भुगतान पुराने साझेदार को करता है। वो क्या कर रहे हैं, इस विक्रय का मतलब जो वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बदले में वो उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। आपको हाईलाइट करने वाला पॉइंट कौन सा है, बस ये वाला पॉइंट है, जिस पर एग्जामिनर आपको चेक करेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या है कि किस अनुपात में क्रेडिट करते हैं। तो ये बस इतनी सी याद रखिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। ख्याति के लेखांकन की विधियां। अब ये क्या बोल रहा है, ख्याति के लेखांकन की विधियां, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल। मतलब जो ख्याति लाई जा रही है उसकी अकाउंटिंग की मेथड क्या है। तो उससे पहले देखिए, अगर आपको
क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासें अभी चल रही हैं, तो इसमें अभी कुछ ही समय तक ये पूरी डिटेल्ड क्लास यूट्यूब पर आएंगी, उसके बाद क्लासें नहीं आएंगी, वो केवल पेड स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल होंगी। तो अभी 1999 का ऑफर चल रहा है 4 जनवरी तक, जिसमें आपको पूरी कॉमर्स की क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ नोट्स आप देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। परंतु अगर केवल आपको पीडीएफ ही नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं 4999 में। और ये कब तक प्राइस वैलिड है? 4 जनवरी 2023 तक ही वैलिड है, इसके बाद इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलिएगा। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। अब टॉपिक पर आ जाते हैं वापस से कि क्या बोल रहा है, नया साझेदार द्वारा अपने भाग की ख्याति नगद में लाई गई। मतलब जो सी आ रहा है, ए बी सी के अंतर्गत ए और बी ने क्या करा, सी को लाए हैं। तो जो सी आ रहा है, सी जो नया साझेदार आ रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल के साथ साथ जो गुडविल ला रहे हैं, कैपिटल के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो वो गुडविल ला रहे हैं, वो गुडविल भी कैसे ला रहे हैं, गुडविल कैश में ला रहे हैं। मतलब कैश के थ्रू वो है गुडविल ला रहे हैं, मतलब अपने साथ कैश ला रहे हैं गुडविल की राशि को, ठीक है, नगद ला रहे हैं। तो जब साझेदार द्वारा अपने भाग की ख्याति की राशि नगद लाता है तो 3 विधियों का पालन किया जाता है। मतलब 3 तरह से उसका क्या किया जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या किया जाएगा, नए साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को ख्याति का भुगतान करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नया साझेदार क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से ख्याति का भुगतान कर देता है। इसका मतलब जरा समझिएगा कि बी और ए और बी जो है क्या है, पार्टनरशिप फर्म में साझेदार थे। ये बात समझ में आई, ए और बी थे साझेदार। अब इन्होंने क्या करा, सी को नया साझेदार बनाया। तो नया साझेदार से इन्होंने बोला कि भैया जाओ 30,000 रुपए तो आप अपनी कैपिटल के लाना, और 10,000 रुपए किसके लाना, 10,000 रुपए जो है वो गुडविल के लिए आना। किसके लिए आना, गुडविल के लिए आना। तो इन्होंने बोला ठीक है, सी को से गुडविल के 10,000 रुपए वो लेकर के आ गया। परंतु ए और बी ने क्या बोला, ए और बी ने बोला कि भैया देखो फर्म तो हमारी है, इसमें तुमको साझेदार बनना है, तो क्यों अकाउंट्स में बता रहे हो, आप तो हमको पर्सनली ये 10,000 रुपए दे दो, फॉर्म में मत दो, हमको पर्सनली दे दो। तो सी ने क्या कहा, भैया मेरे को तो आप ही को देना है, अगर अकाउंट्स में भी दूंगा तो भी आप ही को मिलेंगे, और पर्सनली दूंगा तो आप ले लेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनको व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। इन दोनों को किस अनुपात में करेंगे, त्याग के अनुपात में ही करेंगे। तो 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, किससे कर दिया, पर्सनली। तो क्या कोई अकाउंट्स में करा इन्होंने पेमेंट, नहीं, अकाउंट्स में तो कोई पेमेंट नहीं गया, इनको तो व्यक्तिगत पेमेंट किया। तो क्या ये 10,000 रुपए जो गुडविल के इनको व्यक्तिगत रूप से मिले, अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए इसकी, नहीं, क्यों, क्योंकि इनको मिला ही नहीं है, इनको तो व्यक्तिगत रूप से दे दिया है। तो बस यही बात बोली गई है। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि अगर कोई नया साझेदार द्वारा अपनी ख्याति की राशि, मतलब न्यू पार्टनर द्वारा अपनी जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की राशि है, उसे ओल्ड साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है, ओल्ड साझेदार को व्यक्तिगत रूप से दे दी जाती है या व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है। तो ख्याति का लेखांकन किसमें किया जाएगा, ख्याति का लेखांकन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ओल्ड साझेदार या बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा वो बना करके देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गुडविल का नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात, ये बात बोल रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से कि ऐसी दशा में नया साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का कोई भी लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको हाईलाइट कर लेनी चाहिए, ये वाली हाईलाइट मैं ग्रीन से कर देता हूं इसको, कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि का कोई भी लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए, बस और कुछ भी मत आप हाईलाइट करिएगा, इतना सा हाईलाइट करिएगा। क्योंकि यह राशि फर्म में लाई ही नहीं गई, बल्कि फर्म के बाहर पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से चुकाई गई है। कैसी चुकाई गई है, व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली उनको जाकर के चुका दी गई है। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा किया जाएगा, किंतु ख्याति का नहीं। क्यों कैपिटल का किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो 30,000 रुपए लाया है, कैपिटल जो 30,000 रुपये लेकर के आए हैं, ये तो फर्म में जाएगी ना, ये तो फर्म में जाएगी। तो ये इसका तो अकाउंट्स किया जाएगा, अकाउंटिंग की जाएगी, परंतु गुडविल का लेखा नहीं किया जाएगा। तो अब आपसे एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए आप क्या करिए, ये लाइन भी हाईलाइट करके रख लीजिए। ठीक है, ये वाली हरी, इसको भी ग्रीन कर देता हूं, ये वाली लाइन आपको लिख लेना चाहिए। कब, जब ख्याति क्या कर रहा है, नया साझेदार व्यक्तिगत रूप से ख्याति का भुगतान कर रहा है। क्या बोलेंगे, अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ए बी सी, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी सी द्वारा
यही देख लीजिए नीचे कि ए बी सी के अनुपात में साझेदार हैं, किंतु उनकी पूंजी क्रमशः कितनी है, 30,000 और 20,000 है। वे सी को प्रवेश देते हैं, जिसके लिए वह 10,000 रुपए की पूंजी तथा 3600 रुपए की नगद ख्याति लाता है। बस ये दे देंगे, ये वाला पॉइंट नहीं देंगे। अगर एग्जामिनर को केवल क्या जांचना होगा कि एंट्री आपसे पूछनी है, तो वो इतना सा देंगे, क्या बोलेंगे, 10,000 रुपए की पूंजी लाता है और 3600 रुपए नगद लाता है, जिसका वो भुगतान क्या कर देता है, यहाँ पे लिख देंगे जिसका वो भुगतान ख्याति के आगे, जिसका वो भुगतान पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से कर देता है। ख्याति का भुगतान क्या करते हैं, पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से कर देते हैं। साझेदारी फर्म में अकाउंटिंग होगी, केवल पूंजी की अकाउंट्स में लिया जाएगा, गुडविल को नहीं लिया जाएगा। गुडविल को अकाउंट्स में लिया जाएगा, पूंजी को अकाउंट्स में नहीं लिया जाएगा। ना तो गुडविल की और ना ही पूंजी की अकाउंटिंग की जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा कि कैपिटल की तो अकाउंटिंग की जाएगी, परंतु गुडविल की अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। समझ में आई बात? कोई बात समझ में ना आए, कभी ऐसा लगे तो पूछ लेना, वापस से ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, जब नया साझेदार व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है, तो आप ये भी पॉइंट ऐसे भी लिख लीजिए, जब व्यक्तिगत रूप से कैपिटल का भुगतान किया जाता है तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल की तो अकाउंट्स में एंट्री की जाएगी, राइट लिख लीजिए, और गुडविल की अकाउंट्स में एंट्री नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जब व्यक्तिगत रूप से गुडविल का भुगतान किया जाता है तो अकाउंट्स में कैपिटल की एंट्री की जाएगी, परंतु गुडविल की एंट्री नहीं की जाएगी। अब ये देखिए हल क्या बोल रहे हैं, चूंकि 3600 रुपए की ख्याति की राशि साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से चुकाई गई है, अतः फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाएगा, केवल पूंजी का लेखा नियमानुसार होगा। मैंने उसकी जनरल एंट्री भी बना दी है नीचे, तो ये समझने में आएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जनरल एंट्री पूछेंगे एग्जामिनर, तो वो भी मैंने बता रखी, वो भी समझा दूंगा, परंतु जो मुझे लगता है वो डायरेक्टली आपसे एक थ्योरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच में बना करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, समझ में आई? तो देखिए क्या हो रहा है, केवल क्या एंट्री हो जाएगी, केस अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, टू कैपिटल अकाउंट 10,000 से कितने की, सी की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और केस फर्म में आई है तो फर्म कितने, केस अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000 से डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सी जो है कैपिटल लेकर के आया। गुडविल का कोई हमने अकाउंटिंग करी है क्या, गुडविल की कोई अकाउंटिंग नहीं करी है, क्यों, क्योंकि गुडविल कैसे पे करी थी, गुडविल व्यक्तिगत रूप से पेमेंट करा गया था, तो इसलिए कोई गुडविल की अकाउंटिंग नहीं की गई है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि को पुराने साझेदार द्वारा व्यापार में ही रहने देना। मतलब क्या कर रहे हैं, जो राशि लाए हैं गुडविल की, नए साझेदार द्वारा लगाई गई राशि को पुराने साझेदार द्वारा व्यापार में ही रहने देना। मतलब क्या हुआ है, जो राशि लाई गई है उसको क्या किया जा रहा है, उसको व्यापार में ही रखा जा रहा है, मतलब बाहर नहीं ले गए हैं। जो गुडविल की राशि कौन लेकर के आया है, गुडविल कौन लेकर के आया है, गुडविल जो साझेदार लेकर के आया है, उसको जो बिजनेस है उसमें ही रहने दे रहे हैं। किस में रहने दे रहे हैं, बिजनेस में रहने दे रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा। चलिए, तो इस दशा में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा, एक मिनट, पुराने साझेदार द्वारा अपने त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए वही वाली बात आ गई जो मैं बता रहा हूँ कि किसके अनुपात में बांटा जाएगा, त्याग के अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते को किसमें क्रेडिट किया जाएगा। बस ये वाला आपसे और व्यवसाय से नहीं निकाली जाएगी, तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी एक और बात पूछी जा सकती है, वो क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को किस पुराने गुडविल नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि को पुराने साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों के किस खाते में क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, कैश अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो गुडविल है, ख्याति की राशि है, उसे पुराने साझेदारों के खातों में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं, कितने की केस लाया, 10,000 रुपए तो वो क्या किसके लेकर के आए हैं, अपनी पूंजी के, और 3600 रुपए किसके लेकर आए हैं, गुडविल के। तो टोटल कितने पैसे लेकर के आया नया साझेदार, 13,600 रुपए। तो बस केस में कितने आ जाएंगे, 13,600 रुपए आ जाएंगे, 13,600 रुपए आ जाएंगे। 600 रुपए 13,600 से क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और 10,000 रुपये किसके लेकर के आ रहे हैं, वो 10,000 रुपये कैपिटल के लेकर के आ रहे हैं। ये उदाहरण कौन सा है, ये उदाहरण ये वाला, मैं इसको रब कर देता हूं, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये उदाहरण का ही बेस रखा हुआ है मैंने पूरे नीचे वाले इस चैप्टर में अभी तक नए साझेदार के प्रवेश में, ताकि एक ही एग्जाम्पल रहेगा, एक सेकेंड, एक ही एग्जाम्पल रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला हमारा बेस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को बेस में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, ये वाला जो है हमारा बेस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ए बी साझेदार है, उसमें पूंजी कितनी ला रहा है, वो 10,000 रुपए की और 3600 रुपए की कैपिटल लेके आ रहे हैं। ए अनुपात क्या है, पुराना अनुपात 5:3 का और नया अनुपात कितना है, 4:2:3 का है। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपए कैपिटल के लेके आए, तो 10,000 रुपए कैपिटल के क्रेडिट हो गए, और क्या हो जाएगा, बी और सी का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। किससे क्रेडिट होगा, गुडविल के अमाउंट से। तो गुडविल की अमाउंट कितनी है, 1900 और 1650। अब ये कैसे निकली, तो देखिए इसका टोटल करेंगे, 1950 का और 1650 का, तो कितना आएगा टोटल, 3600 रुपये आ जाएगा। क्यों, 50 रुपये ऊपर करेंगे 2000 और ये 1600, 2000 और 1600 कितने हो जाएंगे, 3600। तो ख्याति की राशि कितनी है, 3600 रुपये। इसको किस अनुपात में बांटा गया है, त्याग के अनुपात में। मैंने आपको कई बार बोला चुका हूं, तो आपको भी ये याद हो गया होगा कि गुडविल को किस रेशो में बांटा जाता है, नए शेयरधार द्वारा जो गुडविल लेके आती है उसको पुराने शेयरधारों के त्याग के अनुपात में निकाला जाता है। त्याग का अनुपात निकालना मैंने आपको सिखाया था, क्या उसका फॉर्मूला है, पिछले क्लास में आपने याद किया होगा। त्याग का अनुपात निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो क्या था, हमने ऊपर दिया हुआ था 5:3 का ओल्ड रेशो, तो ए का ले लेते हैं, और नया रेशो क्या है, 4:2:3 का। तो देखिए ओल्ड रेशो क्या आ गया, 5:3 का है, तो 5 + 3 तो कितने हो जाएंगे, 8। और नया रेशो कितना है, 4:3:2 का है, तो 4 और 3 9। ठीक है, तो ये 4/9, ये हो गया न्यू। तो बस अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या करा, दोनों का एलसीएम निकालना आपको मैंने बताया ही है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ये ले लेते हैं और बस 8 और 9 रख देते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार आएगा, 4 बार। ये 9 ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने आएंगे, 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 9, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 1, फिर बचा कितना, 3, 9 बचा है, सॉरी यहाँ पे 9 बचा है। फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा, तो ये 0 1 1 आ जाएगा। समझ में आया, इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आप ऐसे भी रखिए, सबसे अच्छा मेरा एग्जाम्पल रहता है इसको अगर निकालने का, तो वो क्या होता है, वो होता है यहीं पर ही आप देख लेंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट बैठ जाता है वो। ऐसा है, यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, जो दोनों में बराबर में आएगा, तो वैसे भी आप ले सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये हमने पिछली वीडियो में भी करा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, तो एलसीएम से आप टोटल कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। फिर भी मैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं, रुकिए, एलसीएम से टोटल करा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये हमने निकाल लिया था, ये हमने निकाल लिया था क्या, 2 2 और ये 3 3। तो बस अब इसको क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। एलसीएम का ये अगर आपको याद नहीं हो तो ये देख लिए, इसको इंटू कर दीजिए, आपका बैठ जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। फिर इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आ गया, 4 के 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। फिर 8 में 3 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 8, 8 दूनी, एक एक करके करिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्या करिएगा, एक एक करके करिएगा। ये पूरा ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करा, इन 2 को ले लिया पहले, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आ गया 4। फिर ये इसमें से एक और ले लेंगे 2, तो यहाँ 2 आ गया, तो कितना हो गया, 2 1 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसमें ये 3 ले लेंगे, ये वाला 3, तो कितना हो गया, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, कितना आ गया 24। फिर इसमें 3 को ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, क्या आ गया 72। तो देखिए हमने क्या ले लिया, 72। एलसीएम निकालना भी बता दिया कैसे निकलता है एलसीएम, ये 72 ले लिया। अब 72 8 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 72 8 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो वो आता है 9 बार। कितनी बार आता है, 9 बार। तो 9 और ये 5 ले लेंगे, 5 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, ये 45 ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं, 9 के पहाड़े में 72 कितनी बार आता है, तो देखिए 9 के पहाड़े में 72 8 बार आता है। ठीक है, 8 बार में आता है, तो बस 8 का इंटू इधर कर देंगे, तो देखिए क्या करेंगे, -8 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 45 माइनस 45 माइनस
32, 45 माइनस 32 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 32 13, बस 13 डिवाइडेड बाय 72, ये बता दिया। इसी प्रकार से ये वाला भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, त्याग का अनुपात 13/11, 13/11 के अनुपात में अगर हम बांटेंगे, किसको बांटेंगे, 3600 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1950 और 1650, 1950 और 1650 हमारा आ जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, केस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। समझ में आई बात। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, जो मैंने बता दिया कि पूंजी अनुपात, जो गुडविल की राशि लाई गई है उसको पुराने साझेदारों के किस अकाउंट्स, पुराने साझेदारों को किस, गुडविल जो नए साझेदार द्वारा लाई गई है उसे पुराने साझेदारों के किस खाते में क्रेडिट किया जाता है, या गुडविल को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है। किस अनुपात में किया जाता है, तो त्याग के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आई बात। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा व्यापार से निकाल लेना। मतलब क्या करा है कि नए साझेदार द्वारा, जो सी है, सी क्या करा है, सी ने 3600 रुपये लेकर के आए थे, तो ये 3600 रुपये क्या करे, ये 3600 रुपये वो लेकर के आया था, किसके, गुडविल के लेकर के आए थे। तो ये गुडविल के लेकर के आए थे, और इसको किसको दे दिया था हमने, ए और बी को दे दिया था। क्यों, क्योंकि ए और बी ने त्याग करा था, हमने समझ लिया कि इनने त्याग करा था। तो अब ये ए और बी ने जो 3600 रुपये मिले ना, ये 3600 रुपये को क्या करा, निकाल लिया, व्यापार से बाहर कर लिया, मतलब अपने कैपिटल अकाउंट से बाहर कर लिया, केस ले लिया, इनको कुछ काम होगा या जो भी जरूरत होगी तो इन्होंने क्या करा, इसे व्यापार से निकाल लिया। तो सबसे पहले तो क्या करा, इनको बटेगी ए और बी को, तो इनका क्या होगा, इनका कैपिटल अकाउंट उत्ते से क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए इनको बढ़ गई थी तो इनका कैपिटल अकाउंट उत्ते से क्रेडिट हो गया था, कितने से, 1950 से और 1650 से। तो इनका कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 1950 से कैपिटल बढ़ जाएगी और 1650 से बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। नहीं आए तो बता दीजिएगा, आराम से पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ गई होगी, फिर भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कैपिटल इतने से बढ़ गई होगी, इनका कैपिटल अकाउंट कितने से, 1950 से और 1650 से। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको निकाल लेंगे, तो बस इनका कैपिटल अकाउंट उतने से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वही बात अब आगे आएगी, क्या बोल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ये पहले तो हमने क्या करा, बांट दी, वही वाली एंट्री है। बी और सी, 10,000 रुपए कैपिटल के सी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और बी, ए और बी के अकाउंट में 1950 और 1650 किसके क्रेडिट हो गए, गुडविल के क्रेडिट हो गए। इतनी बात समझ में आ गई, पुरानी वाली है ये तो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे निकाल रहे हैं, तो अब निकालने की एंट्री होगी। तो पहले केस आ रही थी, फर्म में केस आ रही थी, पहले क्या हो रही थी, फर्म में केस आ रही तो इसलिए हमारा केस अकाउंट क्या हो गया था, डेबिट। अब क्या होगा, फर्म से केस जा रही है तो हमारा केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इतनी बात तो समझ में आ गई। 3600 गुडविल के आए थे तो डेबिट हो गए, अब 3600 ही निकल रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये निकाल कौन रहा है, ए और बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, गुडविल की राशि निकाल रहे हैं। तो गुडविल की राशि थी कितनी, 1950 और 1650, तो ये इन्होंने निकाल ली, इनके खाते में क्रेडिट हुई थी, अब इनके खाते से डेबिट हो जाएगी। तो अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि, हाँ गुडविल की राशि, नए साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल की राशि को पुराने साझेदार द्वारा फर्म से निकाल लेने पर क्या, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि लाने पर पुराने साझेदार द्वारा उसे फर्म से निकाल लेने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये बात, ये जो मैं बोलता हूं इसको आप लिख लिया करिए और इसी को पढ़ भी लिया करिए 2 बार। जो मैं बात बोलता हूं ना कि क्या किया जाएगा, तो इसको आप लिख लिया करिए और पढ़ भी लिया करिए 2-3 बार। तो फिर बाद में क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होगा, या तो वो जेवी जनरल एंट्री पूछ लेगा, या फिर वो क्या पूछेंगे, सीधा ऐसा थ्योरिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच में। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा समझ में आ गया जब वो केस लेकर के आता है। क्या करते हैं, जब जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल की राशि कैसी ला रहा है, केस में लेकर के आ रहा है। तो तो केस में लेकर के आते हैं तो एक तो क्या होता है, एक तो वो व्यक्तिगत रूप से दे देते हैं, एक तो वो पर्सनली जा करके दे देते हैं। ठीक है, पर्सनली जा करके दे देते हैं वो पर्सन को, तो इसकी कोई एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। एक क्या करते हैं, वो
कैपिटल लेकर के आ जाते हैं और कुछ नहीं होता है। मतलब कैपिटल क्या रहती है, व्यापार में रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैपिटल अकाउंट होता है ओल्ड साझेदारों का, जो कैपिटल अकाउंट होता है ओल्ड पार्टनर का, वो क्या हो जाता है, उतने से क्रेडिट हो जाता है। और एक क्या कर रहे हैं, वो फर्म से केस जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। केस क्या कर रहे हैं, व्यापार से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें तो क्या होगा, पहले तो उनका अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होगा उतने से, ओल्ड अनुपात में, मतलब त्याग के अनुपात में उनका अनुपात क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बाद में उतने से ही ओल्ड जो शेयर होल्डर हैं उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी, उतने से ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछे एग्जामिनर तो ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, ये समराइज में मैंने आपको बता दिया है, लिख भी सकते हैं आप ऐसा समराइज में अपने लैंग्वेज में। ठीक है, कि केस के 3 प्रकार है। पर्सनली आया तो कोई एंट्री नहीं होगी, पर्सनली आया परंतु वो व्यापार में ही रहेगा तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उतनी है कि गुडविल के अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। व्यापार में तो आई परंतु केस में आई, और केस क्या करा, व्यापार से बाहर निकाल लिया गया। तो ओल्ड अकाउंट पहले तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, किस अनुपात में क्रेडिट होगा, त्याग के अनुपात में। मतलब जिस अनुपात में त्याग करा है उसी अनुपात में गुडविल की राशि क्या होगी, उनके गुडविल की राशि को क्रेडिट किया जाएगा। और इतने से क्या होगा, उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट होने का मतलब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ जाएगा। और फिर वो व्यापार से निकालेंगे तो उतने से उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी, कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये आपका समरी हो गया। लास्ट दिन पे आप ये इतना से ही देख के चले जाएंगे, आपका समझ में आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, जब केस ला रहे हैं तो ये हो गया। अब क्या कर रहा है, साझेदार लेके ही नहीं आ रहा है, राशि ही नहीं लेके आ रहा है वो, भाई साहब राशि ही नहीं ले आए। तो अब क्या होगा, कभी कभी नया साझेदार केवल अपने भाग की पूंजी राशि ही दे पाता है। मतलब वो क्या करते हैं, जो सी आ रहा है, सी जो पर्सन आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, बस 10,000 ही लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल ला ही नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या लिया हूँ, गुडविल भी लिया हूँ, तथा अपने हिस्से की ख्याति की राशि लाने में वो क्या होता है, असमर्थ होता है। तो इसी दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, उसका लेखा किया जाएगा। मतलब किस प्रकार से हम लेखा करेंगे वो आप समझ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए, यदि सी ख्याति की राशि 3600 रुपये नगद नहीं लाता है तो सर्वप्रथम संपूर्ण फर्म की ख्याति का मूल्य निकालेंगे। अब संपूर्ण फर्म की ख्याति कितनी निकली है, 10,800। अब ये आप पूछेंगे 10,800 कैसे आई, मैं बता दूंगा, 1 मिनट रुकिए। पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभानुपात, लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब जो टोटल गुडविल की राशि है, कितनी गुडविल की राशि है, 10,800। इससे क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार हैं उनके कैपिटल खातों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब उत्ते से उनकी कैपिटल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, तो गुडविल, अब देखिए क्या करा हमने, गुडविल अकाउंट खोल लिया, कितने से खोल लिया, 10,800 से खोल लिया। और कैपिटल कितने से बढ़ा दी, किन किन की कैपिटल बढ़ा दी, ए और बी की कैपिटल बढ़ा दी। किस अनुपात में बढ़ा दी है, 5 और 3 के अनुपात में बढ़ा दी है। 5 और 3 के अनुपात में, 5 और 3 का अनुपात। अब आप बोलेंगे सर कौन सा वाला लिया है, तो मैंने बताया था आपको कि हमारा मेन एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला एग्जाम्पल है। तो ये 5 और 3 का अनुपात है। अगर 10,800 को हम 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। फटाफट से अगर आप निकाल लेंगे 10,300 को तो यही आएगा। 10,800 को, सॉरी, 10,800 को अगर आप 5 और 3 के अनुपात में तो डिवाइडेड बाय 800 से करेंगे तो कितना आएगा, 1,350 रुपये आना चाहिए। ठीक है, और उसको अगर आप 5 से इंटू कर देंगे तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका 6,700 हो जाएगा और दूसरे का आंसर कितने का हो जाएगा, 4,050 रुपये हो जाएगा। कैसे, जब ये आप इस अनुपात में बांटेंगे। अब हम पहले निकाल लेते हैं कि 10,800 आया कैसे, तो इसको समझ लेते हैं फटाफट से। 1 मिनट, ये मैं रब कर देता हूँ, आपने ये लिख लिया होगा, है ना, इसको लिख लिया होगा आपने। 1 मिनट रुकिए। देखिए, समझिए जरा क्या बोल रहे हैं ये। नया अनुपात कितना है, 4-3, 4-2-3 है। ये नया अनुपात, ये वाला नया अनुपात, ये वाला, ये नया अनुपात जो दिख रहा है यहाँ पर, ये नया अनुपात कितना है, 4-3-2 है। ये समझ में आया आपको, तो बस ये यहाँ पर लिख लीजिए 1 मिनट में, 4-2 और ये 3, ये है नया अनुपात। इसका टोटल कितना हुआ बताइए फटाफट से, 9। समझ में आया। अब ये क्या कर रहे हैं, किसको नया, ये किसका है, ए, बी और सी, तीनों को साझेदार बना रहे हैं। तो सी का इसमें भाग कितना है, सी का भाग मिलेगा कितना, 3, और उससे वो मांग कितना रहे,
3 भाग के लिए बोल रहे हैं भैया 3600 रुपए। किस भाग के लिए 3600 रुपए मांग रहे, मतलब 3600 रुपए किस भाग के लिए मांग रहे हैं, 3 भाग के लिए। तो टोटल भाग कितना है, 9। तो अगर 3600 3 भाग के लिए इतना है, तो 9 भाग के लिए ख्याति का मूल्य कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि, है ना, क्योंकि इसको ऐसे जमा लीजिए, 3 भाग के लिए 3600 रुपये मूल्य है, चूंकि 3 भाग के लिए 3600 रुपये मूल्य है, तो 9 भाग के लिए ख्याति का मूल्य कितना होगा। गुडविल अगर 3 भाग के लिए गुडविल का मूल्य 3600 रुपये है, तो 9 भाग के लिए गुडविल का मूल्य कितना होगा, ख्याति का मूल्य कितना होगा। एक जीरो ज्यादा लग गया, इसको हटा दी देते हैं। ठीक है, तो टोटल मूल्य के लिए कितना होगा, तो बस 3600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 9 कट गया, तो कितना हो गया, 3 बार। ठीक है, 9 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो 3600 इंटू 3। ठीक है, तो मूल्य कितना आ गया, बस देख लीजिए, 3 तिया, इसको ऐसे देख लिए, 3 तिया 9, और 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, तो 9000 प्लस 1800, तो कितना हो जाएगा, 10,800। समझ में आया गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली हमने, ये 10,800। अब एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लिख लीजिए क्वेश्चन भी। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही की यही दे देगा, यही की यही पूरा दे देगा, यहाँ तक, कहाँ तक दे देगा, यहाँ तक। ये दे देगा कि ए बी साझेदार है, उनका अनुपात इतना है, क्रमशः पूंजी इतनी है, वे सी को साझेदार में प्रवेश देते हैं, जो 10,000 रुपए पूंजी तथा 3600 रुपए ख्याति के नगद लाता है। ठीक है, और नया लाभ हानि अनुपात कितना है, नया लाभ हानि अनुपात 4:3:2 है। तो फर्म की गुडविल का मूल्य कितना होगा, फर्म की ख्याति है या गुडविल है, उसका मूल्य कितना होगा, एग्जामिनर यही पूछ लेगा। फर्म की ख्याति का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा, 10,800। ठीक है, 10,800 होगा। कैसे निकलेगा 10,800, मैंने आपको समझा दिया। तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ लेगा, 10,800, 3600, 10,000, वो क्या दे देगा, यही की यही दे देगा। 3600 होगा तो ख्याति का मूल्य, टोटल ख्याति, फर्म की ख्याति का मूल्य 10,000 रुपये होगा, 10,800 रुपये होगा, या 12,000 रुपये होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से, ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो ख्याति का मूल्य 10,800 होगा। बात समझ में आई ये वाली। एग्जामिनर क्या पूछेगा, ये लिख लीजिएगा, चूकी जमाना, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, चूकी। और ये समझ में आ गई ये बात। समझ में आया। तो ये पुराने अनुपात में अभी हम कहाँ थे कि नया शेयरधारक ख्याति नहीं लाता, तो अपन ने ख्याति खाता खोल लिया। कितने से खोल लिया, 10,800 से खोल लिया। 10,800 कैसे कैलकुलेट करें, ये हमने करा। और ए और बी का किसने, 5 और 3 के अनुपात में खोल लिया। अब देखिए, ख्याति खाता खोल लिया, तो पुस्तकों में जब भी ख्याति खाता खोला जाता है, तो नियम ये है कि उसे बंद भी किया जाता है उसी समय, उसके बाद ही उसे बंद किया जाता है। तो देखिए, ख्याति खाता कितने से खोला, 10,800 से। 10,800 से ही हम ख्याति खाता बंद कर देंगे। मतलब डेबिट कितने से हुआ, 10,800 से, और क्रेडिट कितने से हुआ, 10,800 से। 10,800 डेबिट, 10,800 से क्रेडिट, तो अब ख्याति का मूल्य कितना हो गया, 0। जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 0। मतलब क्या हुआ, ख्याति खाता हो गया क्लोज। ठीक है, अब ख्याति खाता क्लोज हो गया, परंतु यहाँ देखने वाली बात क्या है, क्लोज कौन कौन कर रहा है, ए बी सी। मतलब ख्याति खाता खोला पुराने साझेदारों, पुराने उसमें जाता है, पुराने अनुपात में खोला जाता है, और बंद किस में किया जाता है, नए अनुपात में। नया अनुपात क्या था, 4:2 और 3। ठीक है, 4:2 3, 4:2 3 के अनुपात में 10,000 इसको बांटेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4800, 2400, 3600। मैं किसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसको 9 से भी डिवाइड करेंगे तो बस आपका आ जाएगा 1 का भाग, और बस उसमें आपको 4 का इंटू करना है, 1,200 रुपये आ जाएगा। अगर आप 10,800 को करेंगे तो 1,200 रुपये आना चाहिए। 1,200 रुपये आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे करिए, 9 का पहाड़ा 10 में कितनी बार आएगा, 1, बचा कितना, 1, तो इधर चले जाएगा। या 108 करेंगे आप, अगर 108 ही पढ़ेंगे डायरेक्टली, तो कितनी बार आता है, 9 के पहाड़े में 108 कितनी बार आता है, तो 12 बार आता है। अगर आप ऐसे 108 देखेंगे तो 12 बार आता है, तो देखिए ये 12 आ गया, तो कितना आ गया, 1,200। ठीक है, 1,200 आ जाता है। और बस 1,200 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,800, तो ये आ गया। 2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400। 3 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600। तो ये पुराने साझेदारों के पूंजी खातों से इसे बंद कर दिया।
समझ में आई बात इतनी। तो अब नए साझेदारों के प्रवेश पर पश्चात ख्याति खाता बंद या अपलिखित अपलिखित कर दिया जाएगा। इस हेतु संपूर्ण राशि को सभी साझेदारों के नए अनुपात में बांटा जाता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नहीं लाई जाती है तो नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नहीं लाई जाती है और ख्याति खाता पुराने साझेदार द्वारा खोला जाता है, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति खाता खोला जाता है, तो उसे किस अनुपात में बंद किया जाता है। अगर पुराने साझेदार द्वारा ख्याति खाता खोला जाता है तो उसे किस अनुपात में बंद किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुपात में बंद किया जाता है, तो नए अनुपात में बंद किया जाता है, या नए अनुपात में बांटकर उसे क्या किया जाता है, पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, नए अनुपात में बंद किया जाता है। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। एक तो क्या हुआ, लाया और हमने गुडविल अकाउंट खोला, गुडविल अकाउंट बंद करा। अब क्या बोल रहे हैं कि वो गुडविल नहीं लाया तो हमने उनको क्या दे दिया, लोन दे दिया, लोन के रूप में। मतलब हमने बोला भैया 3600 रुपये तो लाने पड़ेंगे। तो सी ने क्या कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं, वही बहुत बड़ी मुश्किल से मैं लोगों से मांग मूंग के लाया हूँ क्योंकि मेरे को पार्टनर बनना था। तो 10,000 रुपए तो मैंने आपको दे दिए, परंतु अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं गुडविल की राशि तो नहीं लाऊंगा। तो ए और बी ने बोला ठीक है भाई अभी नहीं ला सकता है, पर देख गुडविल तो है ना हमारी फर्म की। तो सी ने बोला ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि फर्म की गुडविल तो है, पर सर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा। पर ए बी ने सोचा व्यक्ति सी जो है एक अच्छा व्यक्ति है और अपनी फर्म के लिए भी जरूरी है, तो इसको साझेदार तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला देख भाई देखो पैसे तो हमको देने पड़ेंगे, तो ये तो तुम भी मान रहे हो कि हमारी फर्म की गुडविल है, तो ऐसा करते हैं हम आपको क्या करते हैं, ये 3600 रुपये का क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं। सिंपल क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं। तो अब क्या करा हमने, इस 3600 रुपये का क्या दे दिया, सी को लोन दे दिया। और वो लोन किस अनुपात में दिया है, तो वही त्याग के अनुपात में। और त्याग का अनुपात कौन सा है, वही वाला अपना वो 13 जो मैंने आपको निकालने बताया था, त्याग का अनुपात यहाँ पर, ये त्याग का अनुपात अपना निकला हुआ ये वाला 13 और 11, 13 और 11 यही त्याग का अनुपात है। इसी अनुपात में इन्होंने क्या करा है, इसे दिया है 3600 रुपये को। समझ में आई बात, समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, है ना? ठीक है, त्याग का अनुपात हमारा जो है उसमें हमने बांट दिया। चलिए तो समझ में आ गई बात इतनी, आगे बढ़े। तो ये हमने क्या करा, इसे लोन दे दिया। ऐसे साझेदार नए साझेदार के भाग की ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा तथा ये राशि उनके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी तथा नए साझेदार के ऋण खाते में क्या की जाएगी, डेबिट की जाएगी। और नए साझेदार का ऋण खाता फर्म के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित होगा। कहाँ पर प्रदर्शित होगा, संपत्ति पक्ष में। ये वाला लोन अकाउंट संपत्ति पक्ष में क्यों दिखाया जा रहा है, ये लोन अकाउंट है, आप सोचेंगे तो देखिए लोन कौन सा है, जो फर्म ने दिया है, फर्म ने लिया नहीं है, फर्म ने क्या किया है, फर्म ने इसको दिया है। किसको दिया है, फर्म ने लोन, तो फर्म ने लोन सी को दिया है। ठीक है, तो ये फर्म ने लोन दिया है, इसलिए संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ख्याति के अगेंस्ट में साझेदार को दिया गया, साझेदार को दिए गए लोन को दिखाया जाता है, साझेदारी के साझेदारों को दिए गए, फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण को या लोन को कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, संपत्ति बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों को दिए गए लोन को, साझेदारों को दिए गए लोन को पर क्या दिया जाता है, संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। कब तक दिखाया जाएगा, जब तक हमको पैसे नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। नए साझेदार के भाग को ख्याति की राशि उसके पूंजी खाते से समायोजित करना। मतलब क्या करा है, नया साझेदार जो है क्या करा है, उसने गुडविल तो नहीं लाया है, तो अब क्या कर रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब वो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम गुडविल नहीं लाए ना, तो 10,000 रुपये तुम अपने उसके लाए हो ना कैपिटल के, तो अब इसको ही कम कर लो। क्या कर लो, ये कैपिटल को 3600 रुपये से कम कर लो तुम, तो हमको हमारे पैसे चाहिए, तुम्हारी गुडविल कैपिटल कम कर लो। मतलब हमने क्या करा, 10,000 रुपये से में जो उसकी कैपिटल आई थी 3600 रुपये उसी से कम कर दी। हमने क्या बोला, ये मान लो कि तुम्हारी कैपिटल ही कितनी आई है, 6400 रुपये आई है। ऐसी दशा में नए साझेदार की पूंजी राशि को उसके
भाग की ख्याति की राशि से कम कर पुराने साझेदारों को त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। तो बस ये देखिए हमने क्या करा, 10,000 रुपये लेके आए, तो 10,000 रुपये से हमने क्या बोला, 1950 तो ए को दे दो गुडविल, त्याग के अनुपात में गुडविल का, और बी को 1650 दे दो। तुम्हारे पास जो बैलेंस शीट फिगर बच जाए वो तुम्हारी कैपिटल में लाएगा। तो कितने ले जाएगा वो, 6400 रुपये जो हमने ऊपर निकाल लिए थे। समझ में आया बात? तो 6400 रुपये इसने ले लिए। ठीक है, समझ में आई? एक तो डायरेक्टली एंट्री ये कर सकते हैं, दूसरी एंट्री क्या कर सकते हैं, दूसरी एंट्री ये कर सकते हैं कि देखो केस लाया था, कौन लाया था, तो केस आई थी हमारे फॉर्म में, कितनी की आई थी, 10,000 की, और ये लाया कौन था, ये लाए थे सी भाई साहब। तो हमने सी भाई को 10,000 रुपए दे दिए। तो 10,000 रुपए से उनका खाता क्रेडिट हो गया और 10,000 से केस डेबिट हो गई, क्योंकि केस फॉर्म में आ रही है। अब हमने क्या बोला, 3600 रुपये गुडविल के लाओ सी भाई साहब। तो सी ने बोला मेरे पास गुडविल के नहीं है। तो हमने बोला देखो हमको देने पड़ेंगे, आप ऐसा करो, ये आपकी जो कैपिटल लाए हो इसको 3600 रुपये से कम कर लो और हमको हमारी गुडविल तो देना पड़ेगी। तो इसने बोला ठीक है। तो अब देखिए सी का खाता डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 3600 से डेबिट हो रहा है, और ए और सी को हम कैपिटल दे रहे हैं, कितनी के ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, 1950 से और 1650 से। अब देखिए इसको समझिए, ये खाता 10,000 से क्या हुआ, ये क्रेडिट और ये डेबिट, डेबिट क्रेडिट कितने से हुआ था, सी का खाता 10,000 से क्रेडिट हुआ था, ये सी का खाता था, 10,000 से क्रेडिट हुआ था, और हमने क्या करा, उसको 3600 से डेबिट कर दिया, 3600 से हमने क्या करा, डेबिट कर दिया। तो नेट में उसका बैलेंस कितना बचा, आप देखिए क्लोजिंग बैलेंस 6400 रुपये। समझ में आई बात, 6400 रुपये बचा, बस वही इफेक्ट आ रहा है जो ऊपर था, ये 6400 रुपये बचा है और यही 6400 रुपये यहाँ दिख रहा था। कोई फर्क आया है, नहीं। चलिए पॉइंट नंबर सी पर बात करते हैं। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि का आंशिक भुगतान। आंशिक भुगतान मतलब उसने क्या करा है, 3600 हमने बोला लेकर के आना, तो बोल रहा है सर 3600 तो नहीं है मेरे पास, उससे कुछ कम है। यदि नए साझेदार अपने भाग की ख्याति की राशि में से केवल कुछ राशि ही दे पाता है और शेष राशि उसके पूंजी खाते से समायोजित की जाती है, जिसे हम उक्त उदाहरण में दिया गया है, क्या दिया गया है कि सी अपने भाग की ख्याति की राशि कितनी लाता है, 3600 के बदले केवल 2400 ही दे पाता है। तो कितनी प्रविष्टि किया जाएंगे। अब वो क्या कर रहा है, 10,000 तो लेकर के आ रहे हैं अपनी कैपिटल के और 2400 रुपये ही लेकर के आ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भैया तुम 2400 लाओ, कुछ भी लाओ, हमको तो कितने चाहिए, ए और बी क्या बोल रहे हैं 3600, क्यों, क्योंकि हमने इतना त्याग करा है, तो हमको तो 3600 ही चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो हम क्या करेंगे, 2400 लाए 3600 में से, तो कितने कम लाए, 1200 रुपये कम लाए, तो हम बोलेंगे भैया 1200 रुपये क्या करो, तुम अपनी कैपिटल से दो, हम 1200 रुपये इनकी कैपिटल से ले लेंगे, सिंपल बात। समझ में आई? तो देखिए ए ने 1950 लिए और बी ने कितने लिए, 1650, और जो कैपिटल अकाउंट बचा वो कितना बचा, 888, वो 8,800 रुपये, मतलब 8800 रुपये जो है उसका बैलेंस बचा। मतलब इसका क्रक्स क्या आ रहा है, उसका क्रक्स ये आ रहा है कि अगर नया साझेदार अपने साथ पूंजी कैपिटल नहीं लेकर, गुडविल नहीं लेकर के आता है, तो हम क्या करते हैं, गुडविल नहीं लेकर के आता है तो या तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको समझने के लिए यहाँ जाइए। हाँ, कि अगर साझेदार गुडविल क्या करते हैं, गुडविल नहीं लेके आता है, गुडविल नहीं लेके आता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल से ले लेते हैं, उसके कैपिटल से ले लेते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट उतने से क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। न्यू साझेदार का कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट कर देते हैं और ओल्ड साझेदार का उतने के कैपिटल की वैल्यू से क्रेडिट कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, और ये कर देते हैं कि उसको लोन दे देते हैं, ठीक है, उसको लेन दे देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं उसी अमाउंट से। और तीसरा क्या आता है, अगर साझेदार पार्ट मिलाता है, पार्ट मिलाता है मतलब थोड़ा सा लाता है, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, 3600 की जगह वो कितने ला रहा है, 2400 ला रहा है, तो जो 1200 रुपये बचे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और पूरे वैल्यू से क्या करते हैं, 3600 से ही ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आई, ये पूरी बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया पूरा कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व ही ख्याति मौजूद होती है। मतलब क्या करते हैं, जो सी आ रहा था, सी आने के पहले ही जो गुडविल थी वो फर्म में तो थी, गुडविल मतलब बुक्स, फर्म में होने का मतलब क्या है,
फर्म में होने का मतलब है कि बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी, मतलब जो साझेदारी फर्म की बैलेंस शीट बन रही थी उसमें गुडविल की वैल्यू दिख रही थी। इसका मतलब इससे पता लगता है कि वो मौजूद थी। मौजूद होने का मतलब ही क्या है? मौजूद होने का मतलब है हम किस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो दिखती है। तो अकाउंट्स में क्या होगा, अकाउंट्स में ये दिख रही होगी, मतलब गुडविल अकाउंट खुला होगा। तो देखिए अगर गुडविल अकाउंट खुला है, गुडविल दिख रही है, तो ये गुडविल है किसकी? ये गुडविल है किसकी? ये गुडविल है ए और बी की। और किसी की है क्या ये गुडविल? नहीं। तो हम ए और बी को क्या करेंगे, बोल देंगे कि भैया ये गुडविल अकाउंट आपका है, आपने गुडविल अकाउंट में ले रखा है, तो इस गुडविल अकाउंट को क्या करो, क्लोज करो, गुडविल को क्लोज करो, क्योंकि ये पहले से है। तो बस उसको हम क्लोज करा देंगे। यदि फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के पूर्व ही ख्याति की राशि दिखाई गई है, तो ऐसी तो इसे पुराने साझेदारों के पुराने लाभानुपात में अपलिखित कर देना चाहिए, मतलब क्लोज कर देना चाहिए। उपरोक्त उदाहरण में यहाँ मान ले कि सी के प्रवेश के पूर्व पहले से ही ए और बी चिट्ठे में कितनी दिख रही थी? चिट्ठे में 1200 रुपए की, 12,000 की ख्याति के रूप में दिखाए गए थे। इस राशि की निम्न प्रविष्टि द्वारा हम क्या करेंगे, ख्याति खाते को बंद कर देंगे। ठीक है। तो अब एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बस इतना पूछेगा। क्या पूछेगा? जनरल एंट्री पूछने के चांसेस कम है, फिर भी जनरल एंट्री दे रखी है। ठीक है। तो क्या पूछेगा एग्जामिनर? अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, वो लिख लीजिएगा कि फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के पूर्व ख्याति खाता मौजूद है, ख्याति खाता खुला हुआ है, तो पुराने साझेदारों द्वारा क्या किया जाएगा? पुराने साझेदारों द्वारा क्या किया जाएगा? फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के पूर्व ख्याति खाता मौजूद है, तो पुराने साझेदार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी या क्या किया जाएगा? ये बात लिख ली। पहला आएगा, ख्याति खाते को नए अनुपात में बंद कर दिया जाएगा। नए नए साझेदार द्वारा ख्याति खाते को नए अनुपात में बंद कर दिया जाएगा। ख्याति खाते को नए साझेदार द्वारा बंद किया जाएगा, मतलब ए, बी और सी बंद करेंगे। ख्याति खाते को नए साझेदार द्वारा बंद किया जाएगा। ख्याति खाते को पुराने साझेदारों द्वारा बंद किया जाएगा। ख्याति खाते को खुला रखा जाएगा, मतलब जैसा है वैसे ही रहने दो, खुला रखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा? नए साझेदार द्वारा बंद किया जाएगा, पुराने साझेदारों द्वारा बंद किया जाएगा, या खुला रखा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? पुराने साझेदारों द्वारा बंद किया जाएगा। क्वेश्चन ये समझ में आया? समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व ख्याति खाता मौजूद है, तो क्या किया जाएगा? ख्याति खाते को पुराने साझेदारों द्वारा बंद किया जाएगा, ख्याति खाते को नए साझेदारों द्वारा बंद किया जाएगा, नए साझेदारों के साथ बंद किया जाएगा, उसे खुला रखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुराने साझेदार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फर्म की पुस्तकों में नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व ख्याति खाता मौजूद है, उसे बंद किया जाएगा, किस अनुपात में बंद किया जाएगा? पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा, नए अनुपात में बंद किया जाएगा, त्याग के अनुपात में बंद किया जाएगा। क्या एग्जामिनर पूछेगा? त्याग के अनुपात में बंद किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्याग के अनुपात में बंद किया जाएगा, खुला ही रखा जाएगा। क्या बोला गया है? जो ख्याति खाता मौजूद है उसे पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा, नए अनुपात में बंद किया जाएगा, त्याग के अनुपात में बंद किया जाएगा, या खुला रखा जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसे बंद कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, और पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए हमने क्या करा, उसे ए और बी का हमने कैपिटल जो 12,000 से खुली हुई थी उसे 5 और 3 के रेशो में हमने क्या करा, बंद कर दिया। 5 और 3 के रेशो में हमने बंद कर दिया। 5 और 3 कहाँ से रेशो आया? वही हमारा एग्जाम्पल चला आ रहा है। ठीक है। तो 12,000 को हम क्या करेंगे 5 और 3 के रेशो में बांट देंगे मतलब 5 और 3 8 के रेशो में बांट देंगे। समझ में आई? तो हमारा 7,500 रुपये ए में आ जाएगा और 4,500 रुपये बी में आ जाएगा। इसको हटा दीजिएगा, ये गलती से यहाँ आ गया है 20 कैपिटल अकाउंट, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए, समझ में आया? ये दे भी रखा है मैंने आपको नीचे, कैसे निकला है 7,500 और 4,500, ये देख लीजिएगा। सेम की सेम एंट्री मैंने एक और दी हुई है, ये आपके लिए, इसको समझ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा दिया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, ए और बी जो साझेदार हैं जो फर्म में लाभ विभाजन अनुपात कितने करते हैं, 7
और 5 में करते हैं, डी को प्रवेश करते हैं। डी किसके भाग के लिए आता है? 1/8 के भाग के लिए जाता है। डी अपने साथ 40,000 रुपए की पूंजी और 24,000 रुपए की ख्याति लाते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करिए। तो देखिए बस क्या करेंगे हम, पहले तो डी के जो आ रही है वो इतने से क्रेडिट हो जाएगी, 40,000 से डी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सबसे पहले केस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 40 और 24 दोनों तो की केस आ रही है, तो बस 24 और ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, जो 24,000 रुपए क्या हो रहा है, 24,000 रुपए आ रही है कैपिटल पर, किसके कारण आ रही है? डी प्रवेश कर रहा है, डी को क्या मिल रहा है? 1/8 का भाग मिल रहा है। कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। तो किस अनुपात में देंगे? 7 और 5 के अनुपात में देंगे। तो बस 24,000 को 7 और 5 12 के अनुपात में बांट देंगे। 12 दूना 24, मतलब 7 का 14,000 रुपए और 10,000 रुपए, 14,000 रुपए और 10,000 रुपए, ये मैंने दे रखा है आपको। 7 और 5 के अनुपात में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? गुडविल की कैलकुलेशन में नए साझेदार के प्रवेश पर गुडविल की जो भी एंट्री की जाती है, मैंने उसको डिटेल में आपको एक एक चीज समझा दी है कि किस पॉइंट को किस लिए लिया गया है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ये मैंने बता दिया। अगर एग्जामिनर थोड़ा घुस के भी पूछेगा तो ये ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पूछने का होगा तो पूछेगा ना, इसके अलावा यही है। जितना मैंने जितना भी था वो सब यहाँ पर डालने की कोशिश की है, जो भी रिलेवेंट है। अब ये 2 पॉइंट है और हमारा क्या खत्म हो जाएगा? नए साझेदार का प्रवेश भी समाप्त हो जाएगा। हमारा नए साझेदार के प्रवेश में अब कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आया? सब कंप्लीट हो जाएगा नए साझेदार का प्रवेश। ओके। और ये आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे जो भी स्टूडेंट पेड क्लास में है। अगर नहीं पहुंचे हों तो मैसेज कर दीजिएगा। आपको स्टाफ मैसेज जो देख रहे हैं मैनेजमेंट में, वो आपको ये नोट्स भेज देंगे। ठीक है, ये दो लास्ट के 2 पॉइंट है। इसके साथ हमारा नया साझेदार का प्रवेश खत्म हो जाएगा। फिर आपका विघटन, मृत्यु और सेवानिवृत्ति और विघटन बचेगा। तो वो में अवकाश ग्रहण, मृत्यु और फर्म का विघटन बचेगा, वो भी एक एक क्लासों में खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा साझेदारी खत्म होने वाला है। फिर हम इसके एमसीक्यू करेंगे थोड़े से और नया चैप्टर चालू करेंगे, और नया चैप्टर फिर जो है शुरू से चालू करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है? संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? संपत्तियों की वैल्यू में उसका वापस से रिवैल्यूएशन करना। रिवैल्यूएशन करने का मतलब ये हुआ उसको देखना, आज की स्थिति में देखना। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? आज की स्थिति में देखना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक लैंड खरीदी थी। लैंड कितने में खरीदी थी? लैंड खरीदी थी हमने 10,000 रुपए में। ये फर्म जो है, फर्म में हमने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? फर्म। ठीक है, फर्म ने खरीदी थी, फर्म ने लैंड खरीदी थी। फर्म ने लैंड कब खरीदी थी? 10,000 रुपए में। तो 1990 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1990 में। एग्जाम्पल समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो लिख लीजिएगा, पर अभी आप बस समझिए। 1990 में कब खरीदी? ईयर सन 1990 में, 10,000 रुपए में। पर अब आज क्या हो रहा है? एक नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, एक नया साझेदार आया है। नया साझेदार कौन आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ये जगह खाली भी है। चलिए, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्या हुआ? फर्म ने एक लैंड खरीद रखी थी। लैंड कब खरीदी थी फर्म ने? ये फर्म है हमारी, फर्म में पार्टनर कौन है? ए और बी है। ठीक है, इन्होंने लैंड खरीदी थी। इन्होंने जब फर्म बनाई थी, फर्म कब बनाई थी? 1990 में। और जब ही इन्होंने लैंड खरीदी थी तो उसको कितने पे दिखाया है? 10,000 में। और आज भी वो बुक्स में 10,000 पे, क्योंकि असेट्स को किस पे दिखाया जाता है? कॉस्ट पर दिखाया जाता है। ये हमारा नियम है कि असेट्स को ऑलवेज कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। तो हमने कॉस्ट पर दिखा दिया, और कितना आ रहा है? 10,000 रुपए में आ रहा है। ठीक है, अब जो ये फर्म है ए बी की, इन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, जो सी है उसको एक न्यू पार्टनर के रूप में हमारी साझेदारी फर्म में क्या देंगे? प्रवेश देंगे, ये सी को। तो इन्होंने प्रवेश दिया। तो आज तो क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2023। तो क्या जो लैंड की वैल्यू 1990 में 10,000 की थी, आज भी लैंड ये 10,000 में होगी? नहीं, आज तो इसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। 50 लाख की ये असेट्स है। पर अगर इन्होंने इसका वैल्यूएशन आज नहीं करा, रीवैल्यू आज नहीं करी, रीवैल्यूएशन आज इसकी रीवैल्यू या रिवैल्यूएशन नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? सी साझेदार बन जाएगा। और ये कितने में इसको यहाँ पर रखी रहेगी? 10,000 में। तो भविष्य में जब ये असेट बिकेगी, कितने बिकेगी? 50 लाख में। तो इस पे जब प्रॉफिट होगा 49,90,000 का, क्या प्रॉफिट होगा? 49,90,000 का जब प्रॉफिट होगा, मान लीजिए ये अगले दिन ही बिक जाती, मतलब आज साझेदार आया और अगले दिन ही ये बिक गई, तो इस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 49,90,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 49,90,000 के अब कितने होंगे? अगर ये सी नहीं आता तो कौन कौन को मिलता है? ये
ए और बी को मिलता, परंतु अब तो सी को भी आ गया, तो अब क्या हो गया, अब ये असेट बिकेगी तो ए बी और सी को मिलेगा। मान लीजिए तीनों बराबर बराबर के साझेदार थे, ठीक है, बराबर बराबर के साझेदार थे, और हम, तो अब क्या होगा, अब ये जो पहले किसको मिलता है, 49,90,000 ए और बी को मिलता, पर अब ये 49 लाख किसको भी मिलेगा, ये तीनों को मिलेगा, मतलब बराबर बराबर में। तो सी को तो इसका प्रॉफिट मिल रहा है 49,90,000 का, क्या वाकई में सी इसका हकदार है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये असेट का तो पूरा काम किसने करा, ए और बी ने करा, उनने पूरी मेहनत करी, आज वो वैल्यू बनी है, इनके कारण बनी है। तो इस पे कोई इसका प्रॉफिट नहीं है, किसका प्रॉफिट नहीं है, सी का कोई इस पर प्रॉफिट, कोई हक नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं दिया जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन किया जाएगा। ऐसे ही एक लोन, एक ऐसे ही कोई बेड डेप्स हो रहा था, मतलब जब वो लैंड जो बिल्डिंग खरीदी थी, वो बिल्डिंग कितने की थी, 10 लाख रुपए की थी, वो बिल्डिंग कितने की थी, 10 लाख रुपए की थी। कब खरीदी थी, सन 2000 में। आज उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए है। आज उस बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, 1 लाख रुपए। क्यों? वो बिल्डिंग अवैध करार दे दी गई गवर्नमेंट से या किसी भी कारण से, तो आज उस पर लॉस कितने का हो रहा है, लॉस 9 लाख रुपए का हो रहा है, ठीक है। परंतु आज अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितने निकलेगी, 1 लाख रुपए। पर अभी तो वो बुक्स में कितने पर ही दिख रही है, क्योंकि असेट्स को किस पे दिखाया जाता है, ऑलवेज कॉस्ट पे, तो 10 पे ही दिख रही है। पर क्या वाकई में वो 10 लाख रुपए की, आज तो उसकी वैल्यू 1 लाख की बची, मतलब 9 लाख का तो भविष्य में लॉस है। तो क्या जो सी आ रहा है, अगर आज इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया तो सी को तो लॉस हो जाएगा, भविष्य में 9 लाख का हिस्सेदार कौन बन जाएगा, सी भी बन जाएगा। तो सी बोलेगा ना, भैया मैं क्यों दूं, ये बिल्डिंग कोई मेरी जवाबदारी तो है ना, तुम दोनों के कारण ये तो गलत, तो आपने बिल्डिंग खरीदी ऐसी जगह की जो अवैध करार दे दी गई, तो मैं इसका हकदार क्यों बनूं। तो इसलिए रिवैल्यूएशन दोनों ही पक्षों के लिए जरूरी होता है। तो जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है साझेदारी फर्म में, तो क्या किया जाता है, असेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि जो प्रॉफिट हो या जो लॉस हो, मतलब देखिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो तो भी ये किनको मिल जाए, पुराने साझेदारों को। क्यों? क्योंकि इनके कारण क्या है, और ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ये भी किनको मिल जाए, ये पुराने साझेदारों को। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण हो रहा है। मतलब अच्छा हो तो भी इनका था, बुरा हो तो भी इनका था, तो रिवैल्यूएशन करके इन्हीं को दे दो। मतलब नया साझेदार आ रहा है तो उसके लिए सब चीजें नई हो, मतलब इसे कहा जाए तो एक बार जो बच्चों की लैंग्वेज में कहते हैं, या हम बचपन में कहते थे कि नया बीड़ू नया दाम। मतलब भाई नए लोग आ रहे हैं तो सब चीजें नई होना चाहिए, मतलब जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, वो पुराने लोगों तक ही सीमित होना चाहिए, और नए लोग आए तो सब चीजें नई हो। तो नया बीड़ू नया दाम, मतलब सब चीजें आज से चालू हो। तो अब जो प्रॉफिट होगा, अब जो लॉस होगा, वो अब किनका होगा, ए बी और सी तीनों का होगा। तो अब जो भी होगा आगे से वो तीनों का होगा, तो बस उसके पहले तक का हिसाब सब क्लियर कर दो। तो वही काम किया जा रहा है रिवैल्यूएशन के द्वारा। बात समझ में आई? अब हम फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लगेगा तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल भी और समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया थ्योरिकल। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। नए और पुराने दोनों के दृष्टिकोण से ये उचित है। क्या है? उचित है। क्यों उचित है? मैंने आपको बता दिया क्यों उचित है। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ए बी का हो, और लॉस हो रहा है तो भी ए बी का हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप लाभ हो रहा है, मतलब वही 90-50 लाख की प्रॉपर्टी बिक रही है, तो वो, तो पुराने साझेदार चाहेंगे कि नए साझेदार के आने से पहले यह लाभ उनके पूंजी खाते में मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ये क्या है, उनने काम करा इतना अच्छा, इसी कारण से तो बिक रहा है, तो इसलिए उनको मिल जाए, जमा हो जाए। और इसी प्रकार यदि हानि हो रही है, मतलब वो जो बिल्डिंग 10 लाख की आज 1 लाख रुपए की वैल्यू है, तो नया साझेदार चाहेगा कि उसे आने से पूर्व ही हानि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट हो जाए, मतलब उससे उनकी पूंजी, ये जो लॉस है 9 लाख का, इससे क्या हो, कैपिटल कम हो जाए, तो हो जाए ए बी की कैपिटल, क्योंकि ये लॉस इन्हीं के कारण हुआ है। और ये जो प्रॉफिट हो रहा था, ए बी चाहेंगे कि हमारी कैपिटल बढ़ जाए, क्योंकि हमारे कारण ये प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों के ही रूप से ये उचित है। इस हेतु पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, जिसमें संपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि और दायित्वों में होने वाली कमी को क्रेडिट किया जाता है। दायित्वों में कमी हो गई, मतलब पहले हमको एक व्यक्ति को 10,000 रुपए देना थे, आज वो व्यक्ति बोल रहा है भैया तुम तो 5,000 ही दे दो। तो हम तो बुक्स में कितना लेके चल रहे थे कि इस व्यक्ति, मान लीजिए राम जी जो थे, राम जी को हमको कितने देना थे, 10,000 रुपए देना थे। पर राम जी बोलते चलो
आपसे क्या कहना, आप तो अच्छे हो, आप तो 5,000 ही करो। तो राम जी को देना कितने थे हमें, 10,000 रुपए, परंतु वो तो 5,000 लेकर भी खुश हो गए। तो हमारे कितने बच गए, 5,000 रुपए। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बच गया वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है पहले इस व्यक्ति को। राम जी को हमें 10,000 रुपए देने थे, अब हमें कितने देने हैं, 5,000। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। और संपत्तियों के मूल्य में कमी हो गई है, मतलब पहले जो प्रॉपर्टी 10 लाख की थी अब वो कितनी हो गई, 9 लाख की, तो लॉस हो गया। और दायित्वों में वृद्धि हो गई, मतलब 10,000 रुपए देना थे, उनने बोला भैया 2 साल हो गए आपने पैसे नहीं दिया, अब मेरे को 10,000 के 10,000 नहीं, मेरे को तो 11,000 चाहिए, 2 साल का ब्याज भी तो लूंगा। तो ये हो गई वृद्धि, तो इसे डेबिट किया जाएगा। और इस खाते के अंतर को जो पुनर्मूल्यांकन के होने के लाभ हानि को होगा, उसे साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उत्ते से क्रेडिट कर दी जाएगी कैपिटल, और अगर लॉस हो रहा होगा तो उत्ते से डेबिट कर दी जाएगी। बात समझ में आई इतनी, या नहीं आई? नहीं आई तो बताओ, तो अपन करें ना, उसके लिए भी कुछ करेंगे कि भैया आपको समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये पूछा जा सकता है कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करके जो लाभ हानि होती है उसे क्या किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन होने पर, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होने पर संपत्ति क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे वो, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, ये बोलेंगे संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों में मूल्य में कमी को किया जाएगा। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने पर संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और दायित्वों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। दायित्वों में से कमी हो रही है, मतलब दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा और दायित्वों को डेबिट किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्रेडिट किया जाएगा। और इसी प्रकार से बोलेंगे कि संपत्तियों के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और दायित्वों में वृद्धि हो रही है, तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। निम्न में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो ये आपको लाइन जो है इसको क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है, और समझा दिया है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर संपत्ति के मूल्य में देखिए वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको ऐसे समझिए। रिवैल्यूएशन खाता क्या है, रिवैल्यूएशन खाता एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है, एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रिवैल्यूएशन खाते को रिवैल्यूएशन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाते को पुनर्मूल्यांकन खाता मत देखिए, इसको क्या देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते के पास में लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर क्या आएगा, प्रॉफिट, और उधर प्रॉफिट और लॉस। बस हमको क्या देखना है, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। ये बात समझ में आ गई, क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट और लॉस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। बात समझ में आ गई, तो बस वही करना है हमको। और जैसे ही हम वो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, तो आपको भी पता है कि डेबिट, जो लॉस होता है उसको डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बस पुनर्मूल्यांकन खाते में भी हमें वही करना है। ये देखिए, अब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको ऐसे देखिए। इसको कहाँ दिखाऊं मैं आपको, रुकिए 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। ये तो आपको ही पता है, पी एंड एल में यही होता है। इस बात में कोई क्लियर, इसी बात में कोई डाउट है कि पी एंड एल में इसको डेबिट करेंगे, डेबिट, लॉस ऑलवेज डेबिट, और जो प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट। अब देखिए, संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, असेट्स के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। असेट्स के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो अगर असेट्स का मूल्य बढ़ रहा है, जो हमारी असेट पहले 10,000 की थी आज वो 15,000 की हो गई, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, तो बस उसको क्रेडिट कर देंगे। हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, लाइबिलिटी में कमी आ रही है। मतलब राम जी को हमें कितने देने थे, राम जी को हमें 10,000 रुपए देने थे। अब राम जी बोल रहे भैया तुम तो 5 ही दे दो, अच्छे व्यक्ति हो तो 5 ही दे दो। राम जी तो ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, तो वो 5 में ही मान गए। तो हमको क्या हो गया, पहले 10,000 रुपए देने थे, आज 5,000 रुपए देने हैं, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का। तो 5,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा क्रेडिट। तो देखिए, संपत्तियों के मूल्य में क्या हो, वृद्धि हो, और दायित्वों के मूल्य में कमी हो, तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट। समझ में आई। और अगर असेट्स के मूल्य में
क्या हो, कमी हो, मतलब असेट्स का मूल्य कम हो रहा है। पहले हमारी जो असेट 10,000 की थी, आज वो 8,000 में बिक रही, 2,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। पहले जो असेट कितने की बिक रही थी, 10,000 की, अब वो कितने की बिक रही है, 8,000 की, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 2,000 का। तो 2,000 से लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या हो रही है, वृद्धि, मैंने देखे साइन लगा दिए एल के आगे, तो ये क्या होगा, डेबिट। लाइबिलिटी कैसे बढ़ गई, मोहन भाई साहब थे, मोहन भाई साहब को हमने बोला कि भैया आपको हमको 10,000 रुपए देने थे ना 2 साल पहले, आज हम 10,000 रुपए देंगे, तो मोहन भाई साहब बोलते भैया वो 2 साल पहले देने थे, 2 साल का ब्याज भी चाहिए, अब मेरे को तुम दो 12,000 रुपए। वो 12,000 रुपए मांगने लग गए, एक जीरो ज्यादा लग गया, सॉरी। चलिए, वो क्या मांगने लग गए, 12,000 रुपए। हम 10,000 लेके गए, उन्होंने बोला नहीं भैया 2 साल का ब्याज भी दो, 2,000 रुपए, तो 12,000 रुपए, तो 2,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि। लाइबिलिटी, असेट्स में क्या हो रहा है, नुकसान, मतलब हमारी जो बिल्डिंग, ठीक है, तो लैंड ही लिख लीजिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ लैंड, ठीक है, लैंड में क्या हो रहा है, कमी, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। असेट्स का मूल्य बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का मूल्य कम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ये लिख लीजिएगा और ये एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी अपना एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा लैंड का, कि पहले लैंड कितने की थी, 10,000 की, कितने की थी, 10,000 की, अब कितने की हो गई, 15,000 की। लैंड का मूल्य कितने से बढ़ गया, 5,000 से, ठीक है, लैंड का मूल्य 5,000 से बढ़ गया, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट, और इनको करेंगे क्रेडिट। रिवैल्यूएशन किस प्रकार का खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पी एंड एल के समान है, ये बात लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसका जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट से क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, क्या है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स क्या है, ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उनका अकाउंट क्या करेंगे, उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात, उनका अकाउंट हम क्या कर देंगे, उनका अकाउंट उत्ते से क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट होने से क्या होगा, प्रॉफिट किसको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ए और बी को, तो ए बी को प्रॉफिट मिलेगा, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मैंने लिख दिया। और अगर लॉस होगा, क्या होगा, अगर लॉस होगा किससे, रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन से लॉस होगा, तो कैपिटल अकाउंट उनका क्या करेंगे, जो कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, मतलब उनकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और उधर कैपिटल बढ़ जाएगी। अरे पहले जो चीज 10,000 में बिक्री थी, अब वो 15,000 में बिक्री, तो आपके पास 5,000 ज्यादा आएंगे ना, आपके पास 5,000 ज्यादा आएंगे, तो आपकी जेब भारी हो जाएगी। आपकी कैपिटल को ऐसे देखिए, अपने पास पैसे, पहले 10,000 की चीज 15,000 में बिक रही थी, तो 5,000 ज्यादा आएंगे, तो आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे ना। अब जो 10,000 की चीज है वो आपकी 5,000 में बिक रही, तो 5,000 आपके पास से कम हो गए ना, पहले आपको जो ज्यादा मिलने थे, तो ये वाली बात है, समझ में आई। तो लास्ट से क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, तो हमारा खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आई ये वाली बात सारी। चलिए, ये आपको पूरी समझ में आ गई। ये वाला लिख लिया होगा आपने एग्जांपल, रिवैल्यूएशन किस प्रकार का खाता है, तो पी एंड एल अकाउंट है, ठीक है। चलिए, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाते का मतलब क्या है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या हो, मेमो इनवॉइस भी कहा जाता है, देखा होगा आपने एक मेमो इनवॉइस। मेमो इनवॉइस का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ही नहीं है, मतलब एक तरह का हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का हम सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब इसका इफेक्ट कुछ नहीं देते अल्टीमेटली। मतलब अगर रिवैल्यूएशन किया जाता है तो असेट का मूल्य बदल दिया जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, असेट का मूल्य तो देख रहे हैं, परंतु असेट का मूल्य जो है वो चिट्ठ में पुराने जैसी होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भैया देखो 15,000 की हमारी गुड लैंड का मूल्य होना था, परंतु बिल्डिंग अभी 10 की दिख रही है, तो बुक्स में तो आज भी 10 की दिखेगी, पर 5,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम बुक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम बुक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, पूरा की पूरा वैसे ही है, बस क्या करेंगे, इससे जो वैल्यू है, जो लैंड की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू आज भी कितनी रखी जाएगी, लैंड की वैल्यू यहाँ देखिए, ये लैंड की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर कि जो लैंड की वैल्यू है आज भी कितनी ही रखी जाएगी, बुक्स में 10,000 रुपए की। परंतु ये जो 49,90,90,000 का जो प्रॉफिट है, इससे हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैसे ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, ठीक है।
फटाफट से आप पढ़ लेते हैं इसे। कभी कभी पुरानी फर्म के साझेदारों द्वारा संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया जाता है, किंतु नई फर्म द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व का पुराना मूल्य पुराने मूल्यों पर ही दर्शाया जाए, मतलब वही 10,000 पर दर्शाया जाए। ऐसी दशा में स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो आपको ये वाली लाइन हाईलाइट कर लेनी है। ऐसी स्थिति में स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब कभी जब जब नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म का नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म द्वारा नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म द्वारा संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, परंतु नई साझेदारी फर्म द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्यों पर ही चिट्ठे में पुराने मूल्यों पर ही दर्शाया जाए, परंतु नई फर्म द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्यों पर ही दर्शाया जाए। तो ऐसी दशा में किस खाते का निर्माण किया जाता है? ऐसी दशा में किस खाते का निर्माण किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा और जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है वो भी लिख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इस खाते में 2 भाग होते हैं, ठीक है? इस खाते में 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा उसका लाभानुपात पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में पुराने अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, और इस खाते के द्वितीय भाग में पुनर्मूल्यांकन को निरस्त किया जाता है, मतलब पहले बढ़ाएंगे फिर उसे उतने से ही घटा देंगे। मतलब पहले 49 लाख से हमारा प्रॉफिट घटा देंगे और ये प्रॉफिट किसको दे देंगे? ए और बी को दे देंगे। फिर क्या करेंगे? इतने से ही इसको डेबिट कर देंगे और इसको किसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे? बी और सी के ABC के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? और इसके द्वितीय भाग में पुनर्मूल्यांकन को निरस्त किया जाता है तथा उसके लाभ और लाभालाभ को नए साझेदारों के पूंजी खाते में नए अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस ऊपर वाला पूछेगा, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या किया जाता है, ठीक है? अगर पूछ भी ले तो आपको पता ही है कि क्या किया जाएगा। जो लाभालाभ है या लाभ हानि है उसको पुराने पहले भाग में क्या किया जाता है? प्रथम भाग में जो लाभ हानि है उसको पुराने अनुपात में बांटा जाता है और फिर उसको निरस्त करके नए अनुपात में नए साझेदारों के बीच में हस्तांतरित किया जाता है। बात समझ में आई? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्ति और दायित्व का मूल्य वही रहता है। मेमोरेंडम पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्व का मूल्य वही रहता है, परंतु रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन में क्या किया जाता है? संपत्ति और दायित्व का मूल्य परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमारा जो साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश है और बेसिक है वो पूरा होता है कंप्लीट। समझ में आई होगी ये वीडियो? कोई डाउट हो फिर भी तो आप पूछ लीजिएगा, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा साझेदारी ये खत्म हो गया है। ये नोट्स आपको मिल गया होगा, नोट्स नहीं मिला हो तो कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको टीम जो है ये नोट्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है? चलिए, तो ये समझ में आया। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो 4999 में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप हमारे से ये पूरी क्लासें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 4-5 दिन और क्लासें आएंगी बाहर, बाकी फिर पेड क्लासेस ही मिलेंगी पेड स्टूडेंट को ही, तो अगर आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1999 का जो प्राइस है वो 4 जनवरी तक अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं ज्वाइन। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करिएगा और कमेंट जरूर से करिएगा आपको जो भी चीजें चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।